स्लाइम मोल्ड। देखिए सबसे पहला बिंदु इसमें याद रखिएगा कि ये कैसे होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। मृतोपजीवी ये शब्द कई बार आ चुका है, इसका मतलब क्या होता है कि ये ऐसे जीव होंगे जो मृत शरीर से क्या करेंगे, पोषण को प्राप्त करेंगे, उनको क्या कहते हैं, मृतोपजीवी, सैप्रोट्रॉप्स। दूसरा, ये जल तथा स्थल दोनों जगह पाए जाते हैं। क्या लिख रहे हो, लिखना आराम से, चाहते हो गया है ना कल का 400 से भी ज्यादा व्यूअर है उसके, है ना, चाहते हो कि आप लोग के भी जाने ना। चलो यहाँ देखो, तो संयोग है कि आप लोग का फेस नहीं दिखता है उसमें, ये तो अच्छा खासा वाट लगता है। देखो ये जल तथा स्थल दोनों जगह पर मिल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर ये कहां मिलते हैं, हाँ बोलो। देखिए क्या बोला कि जल तथा स्थल दोनों जगह पर मिल रहे हैं, लेकिन ये ज्यादातर ऐसे जगह पर मिलते हैं जहां पर सड़ी गली पत्तियां हो या सड़े गले पदार्थ हो। सीधा सीधा बात समझ में आई, ये जल में भी पाए जाते हैं और स्थल में भी पाए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर कहां पे मिलेंगे कि जहां पर सड़ा गला सा पदार्थ पड़ा होगा वहीं पर ही मिलेंगे। ठीक है, अब सड़ा गला सा पदार्थ सोचो पानी में मिलेगा कि मृदा में मिलेगा, पानी में कहने का मतलब जल में मिलेगा कि स्थल पर मिलेगा, स्थल पर। तो जाहिर सी बात है कि कहां मिल रहे होंगे, ज्यादा से ज्यादा स्थल पर मिल रहे होंगे, और स्थल में भी कहां मिल रहे होंगे कि वहां पर जहां पर सड़ा गला पदार्थ बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है वहां पर मिलेगा कौन, अवपंक कवक। अब तीसरा बिंदु पर चर्चा करते हैं कि इसको कवक काहे कहा। ये सवाल आपको दे रखा था मैंने, बताइए किसी को जवाब मिला इसका, इसको कवक काहे कहते हैं, और यदि कवक वाला लक्षण है तो इसको कवक में क्यों नहीं रखा। एनीबॉडी कोई बताएगा, ये सब निहार रहे हो हमको, हो गया। देखो डरो नहीं, यहां देखो क्या बोला, अवपंक कवक और दूसरा है कवक। इन दोनों में हम देखते हैं कि क्या समानता है और क्या असमानता है। तो अब वाकई में आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर इसको कवक में ना रखकर हम लोग इसको कहां पढ़ते हैं, प्रोटिस्टा में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, समानता, कि इन दोनों में क्या समानता है। तो ये क्या है, मृतोपजीवी है, और ये भी क्या है, मृतोपजीवी है। मिल गया समानता, यानी कि ये भी मृत शरीर से पोषण प्राप्त कर रहा है और ये भी क्या कर रहा है, मृत शरीर से पोषण प्राप्त कर रहा है। तब इसी वजह से कहीं ना कहीं इसको भी क्या कह रहे हैं, कवक कह रहे हैं, और इसको भी कवक कह रहे हैं। आगे देखिए दूसरे नंबर पे ये है एकल कोशिकीय। प्रोटिस्टा में किसको रखते हैं, एकल कोशिकीय और यूकैरियोटिक। ठीक है, तो ये एकल कोशिकीय है। दूसरा ये बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय के साथ साथ ये भी कैसा है, यूकैरियोटिक। तो पहला अंतर समझ में आया दोनों में कि काहे नहीं इसको कवक में रखा गया है। एक चीज समानता दिखाता कहा कि ये भी मृत शरीर से पोषण प्राप्त कर रहा है, ये भी मृत शरीर से पोषण प्राप्त कर रहा है, इसलिए इसको भी कवक कहा और इसको भी कवक। ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन रखा क्यों नहीं है, तो ना रखने के पीछे का पहला रीजन क्या है कि ये भी एकल कोशिकीय है और ये भी एकल कोशिकीय। अरे सॉरी, ये क्या है, बहुकोशिकीय। अब यहां पर ना एक बात सामने आती है कि ये है बहुकोशिकीय, वो है एकल कोशिकीय। और शायद आपको पता है कि नहीं पता है, इस कवक में जब हम कवक पढ़ेंगे वहां पर एक चीज आएगा पढ़ने के लिए आपको, ईस्ट। अरे कितने लोग ईस्ट जानते हो, नहीं जानते, क्या है ईस्ट, एक प्रकार का कवक है। ठीक है, ईस्ट का प्रयोग कहां पे किया जाता है, ब्रेड बनाने में। वेरी गुड। ईस्ट जो होता है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, आएगा पढ़ाएंगे ये चीज। ठीक है, क्या, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। ठीक है, अब ये जो ईस्ट होता है ये होता है दो प्रकार का, एक होता है बेकर्स ईस्ट, एक होता है ब्रीवर ईस्ट। तो बेकर्स ईस्ट नाम में क्या आ रहा है, बेकर्स कहां यूज होगा, बेकरी में, यानी कि ब्रेड वगैरह जो भी बनाना होगा ना तो सब में क्या इस्तेमाल किया जाएगा, ईस्ट। कौन सा ईस्ट, बेकर्स ईस्ट। और एक होता है ब्रीवर ईस्ट। अब ब्रीवर का मतलब होता है, ये वर्ड उठाया गया है ब्रीविंग से। अब ब्रीविंग का मतलब होता है अल्कोहल तैयार करना, मादक पदार्थ तैयार करना, यानी कि ऐसा भी एक ईस्ट है जिसका इस्तेमाल करेंगे अल्कोहल बनाने में। यदि आपको वो ब्रीवर ईस्ट मिल गया, कुछ नहीं करना है,
आपको जो भी पदार्थ आपके पास पड़ा है, काजू किशमिश है ना, अनार सेब, उस सबको कुछ काट के पानी डाल दीजिए, मिक्स कर दीजिए, उसमें डाल दीजिएगा रिवर ईस्ट, वो धीरे 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 उसको किसमें बदल देगा, अल्कोहल में बदल देगा। ठीक है, तो ये जो ईस्ट है ये एक प्रकार का है कवक है, लेकिन जानते हो ये कैसा है, एकल कोशिकीय। लो अभी अभी हमने एक अंतर दिखाया था कि ये एकल कोशिकीय है, इसलिए इसको कहां रखा है हमने, अवपंक कवक साइड में रखा है, और ये क्या है, बहु कोशिकीय, यानी कि कवक में रखना होगा तो कैसा होना चाहिए, बहु कोशिकीय होना चाहिए। मृतोपजीवी है, बिल्कुल है, बहु कोशिकीय होना चाहिए, लेकिन कैसा है, एकल कोशिकीय, यानी कि कवक में रखना होगा तो किसको रखना होगा, बहु कोशिकीय, लेकिन कवक में एक वैसे को भी रखा गया है जो कैसा है, तब इसको काहे नहीं रखे, जब कवक में ऑलरेडी हम एकल कोशिकीय को रखे हुए हैं, क्या नाम है उसका, ईस्ट, तो जब उसको रखे हैं तो इसको काहे नहीं। हाँ, इसका ये तीसरा अंतर देखिएगा तो बात समझ में आ जाएगी। ये दूसरे नंबर तक क्लियर है। तीसरा नंबर देखिए, इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित है, नहीं पाई जाती है। ठीक है, जबकि पूरे कवक जगत में आने वाले सभी के अंदर क्या मिलता है, कोशिका भित्ति। और जो कोशिका भित्ति होता है ना, कि कोशिका भित्ति बना होता है काइटिन का, और ईस्ट में भी क्या मिलता है, कोशिका भित्ति, या वो भी किसका बना है। अब बात समझ में आई कि ईस्ट एकल कोशिकीय होते हुए भी कवक जगत में काहे रखा है, क्यों, क्योंकि क्या है, मृतोपजीवी है, ये भी मृतोपजीवी के साथ साथ बहु कोशिकीय तो नहीं है, कैसा है, एकल कोशिकीय। एकल कोशिकीय तो कवक में तो नहीं रखना चाहिए, लेकिन एक और लक्षण है इसके अंदर कि ईस्ट के अंदर कवक के जैसा क्या मिल रहा है, कोशिका भित्ति, जो बना है किसका, काइटिन का। अब बात पल्ले पड़ी है कि हमने अवपंक कवक को प्रोटिस्टा में ही क्यों पढ़ना है, कारण क्या है, क्योंकि भैया खाली ये एक लक्षण का पालन कर रहा है ना, ये खाली कैसा काम कर रहा है, कवक के जैसा मृतोपजीवी है, मृत शरीर से पोषण को प्राप्त कर रहा है, इसलिए हमने क्या बोला, अवपंक कवक। ठीक है, हाँ, एकल कोशिकीय है, उसके साथ साथ कैसा है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं। चलिए खत्म करिए इसको। ईस्ट मार्केट में मिलता भी है, पता है कि नहीं, किस नाम से हैं, जाके क्या कहोगे, ईस्ट दे दो, पता नहीं चलेगा वो लोगों को क्या मांग रहे हो, दुकानदार को थोड़ी मालूम है कि ईस्ट माने क्या होता है। हाइड्रा के नाम से मिलता है। कभी घर पे अगर शादी विवाह का फंक्शन हुआ होगा ना, तो खाना बनाने वाला जो मिस्त्री है, देखना है कोई छोटा सा डिब्बा मंगाता है, उस पर लिखा रहेगा हाइड्रा। ठीक है, फुलौरी उलौरी बनाता है ना जी, वो फुलौरी बनाने में हाइड्रा का इस्तेमाल में लेता है। हाँ, जल्दी से जल्द सड़ाने के लिए उसको। ठीक है, हाँ जी, अरे फुलाने के लिए मतलब क्या, उसको सड़ाया जाता है। आज जलेबी खाते हो, जलेबी कैसा लगता है खाने में, मीठा। अब मीठा के साथ को बैकग्राउंड में खट्टा सा स्वाद नहीं आता है, आता है ना, क्या आ रहा है, इसके वजह से नहीं, उस मैदे को काफी ज्यादा सड़ा दिया गया, इस वजह से आया। अब जलेबी मत खाओ, अलग की बात है। ठीक है, डोसा खाए हो, इडली खाए हो, चावल को क्या किया जाता है, पीस पास के रख दिया जाता है। कितने लोगों ने घर पे बनाया इडली, एक रात फुलाना पड़ता है ना, अगले दिन तनी जैसे आज फुलाए हैं, कल के दिन जाकर के तनी ठकरमा उठा के तनी स्मेल करिएगा तो बहुत भयानक महकता है ना, कारण कि वो चावल सड़ चुका है। ठीक है, चावल सड़ने के बाद उसमें क्या बन चुका है, थोड़ी सी अल्कोहल की मात्रा बनी हुई है, और क्या बना उसमें, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जैसे आप उसको गर्म करते हो ना, कभी सोचा है कि आपका किडली सॉरी आपका इडली जो है उसमें छेद 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 काहे होता है, कारण उस छेद छेद के। अच्छा, कितने लोगों ने पहली बार में इडली ना ठेला बनाया था, ठेला ठेला मानी कि तो मजबूत वाला इडली नहीं बनाया, मजबूत वाला इडली बढ़िया बन गया था पहले बार में, कलाकार आदमी हो तुम लोग। हम तो पहला बार ट्राई किए थे, हम लकड़ी जैसा बना था, हार्ड। ठीक है, अच्छे से फूला नहीं था, तो फूल जाने के बाद उसमें क्या बन जाते हैं, गैस बन जाता है। ठीक है, जैसे ही आप उसको क्या करोगे, गर्म करोगे ना, ये देखो, सुनो ध्यान से, अब इसके अंदर क्या बना हुआ है, जैसे ही आपने बर्तन में डाल दिया, इसको इडली वाले बर्तन में डाल दिया, ठीक है, 2 चम्मच 3 चम्मच जो डालना था डाल दिया, इस मटेरियल में क्या बना हुआ है, पूरा का पूरा गैस। गैस में कौन सा, CO2, क्योंकि ये क्या हो चुका है, खराब हो चुका है। ठीक है, जैसे आप इसको गर्म करोगे तो गर्म करने की वजह से चारों तरफ जो गैस भरा हुआ है ना, ये निकलना चालू हो जाएगा इसमें से। जिस जिस रास्ते से इसमें से गैस निकलेगा ना, वो रास्ता में क्या हो जाएगा, छेद होता चला जाएगा। इसीलिए आपका जो ब्रेड होता है या फिर आपका इडली जो है वो स्पॉन्जी हो जाता है, समझे। हाँ, इनो भी डालोगे तो इनो से भी होगा। ठीक है, इडली बनाने से पहले इनो डाल दो। चलो बस बस,
अच्छा, आप लोग को कितना पॉइंट हुआ? 4 3, ठीक है, 3 हुआ ना। चलिए, चौथा पॉइंट, जीव द्रव्य पढ़ा रखे हैं क्या? प्रोटोप्लाज्म, उन्होंने कहा कि ना पढ़ाया तो तोड़ देंगे मार के दोनों को। बताओ जल्दी कि जीव द्रव्य क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या है? कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली और केंद्रक, इन तीनों को मिलाकर के क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। का है जीव द्रव्य? यानी कि कोई यदि जीवित शरीर है, कोई जीव है, तो उसके अंदर यही द्रव्य मिलेगा, इसीलिए वो क्या है? जीवित है। या फिर कोई एक कोशिका है, तो जीवित होने के पीछे का कारण क्या है? कि उसके अंदर कोशिका द्रव्य है, फिर कोशिका झिल्ली है और क्या है? केंद्रक है। ठीक है, यानी कि एक जीवित कोशिका के लिए ये जीव द्रव्य है। ठीक है, चलो अब ना क्या पढ़ रहे हो? अवपंक कवक। अब अवपंक कवक की यदि हम बात करें कि लो ये है अवपंक कवक। अवपंक कवक कैसा है? एकल कोशिकीय। ठीक है, अब बार बार दिखा दिया हमने कि क्या है इसका? कोशिका झिल्ली है। और क्या मिल रहा है इसमें? कोशिका द्रव्य। और ये क्या हो गया? केंद्रक। कोशिका द्रव्य। ठीक है, अब ना इसका जो केंद्रक है, अब देखो तो कौन को केंद्रक हो गया? बहुत सारे हो गए। तो हम ऐसा कहेंगे कि जो अवपंक कवक होता है, ये केंद्रक जो होता है, इसका कैसी संरचना है? बहु केंद्रकीय। अवपंक कवक में जो केंद्रक की संरचना है वो कैसी है? बहु केंद्रकीय। अब क्या मैं इसको पूरा का पूरा जीव द्रव्य कह सकता हूं क्या? ठीक है, क्या इस जीव द्रव्य के ऊपर किसी प्रकार का कोई आवरण है? आवरण कहने का मतलब कोशिका भित्ति है? नहीं है ना। तो ऐसा जीव द्रव्य जिसके बाहर कोई आवरण नहीं है, ऐसे जीव द्रव्य को हम क्या कहते हैं? नग्न जीव द्रव्य। ठीक है, तो अवपंक कवक का जो जीव द्रव्य होता है वो कैसा है? नग्न है। नग्न कहने का मतलब नंगा है। क्यों? क्योंकि इसके बाहर कोई आवरण नहीं। कोशिका भित्ति होता तो मैं इसको केवल और केवल क्या कहता? जीव द्रव्य कहता। ठीक है, वही तो बात हो रही है ना कि इसके जीव द्रव्य पर कोशिका भित्ति का कोई आवरण नहीं है। इस कारण से जो अवपंक कवक होता है, इसका जो जीव द्रव्य है वो क्या कहलाता है? नग्न जीव द्रव्य। कारण कि इसके जीव द्रव्य के बाहर कोशिका भित्ति का आवरण नहीं। अब सवाल आपसे पूछा जाए कि अवपंक कवक को या फिर अवपंक कवक के जीव द्रव्य को नग्न जीव द्रव्य काहे कहते हैं? क्योंकि इसके जीव द्रव्य पर क्या नहीं होता है? कोशिका भित्ति का आवरण नहीं होता है, इसलिए क्या कहते हैं? इसको नग्न जीव द्रव्य कहते हैं। फिलहाल तो यहाँ के लिए कह रहे हैं ना। ठीक है, आगे सुनो, आगे तो सुनो। ठीक है, अब ये कैसा संरचना दिख रहा है? बहुकेंद्रकीय संरचना है। ठीक है, तो अवपंक कवक में जो जीव द्रव्य मिल रहा है, उस जीव द्रव्य में क्या है? एक केंद्रक है या बहुत सारे? बहुत सारे केंद्रक है ना। तो ये बहुत सारे केंद्रक या बहुकेंद्रकीय संरचना होने की वजह से इस संरचना का नाम दिया जाता है, और वो संरचना का नाम है प्लाज्मोडियम। यही पढ़ा था आपने, समझे? अच्छा, कोई प्लाज्मोडियम जानते हो पहले से भी? कहाँ पे होता है प्लाज्मोडियम? कौन है प्लाज्मोडियम? खाली नाम सुने। और कोई? मलेरिया हुआ है कभी? किसकी वजह से होता है? कौन से मच्छर की वजह से? मादा एनाफ्लीज मच्छर यदि आपको काट दे तो आपको क्या हो जाएगा? मलेरिया। काहे? उसके लार में प्लाज्मोडियम पाया जाता है। अब प्लाज्मोडियम का है, एगो जीव है। कैसा जीव है? सूरज पांडे वाला जीव है। कैसा, समझ गए ना? परजीवी है। कैसा है? परजीवी। आएगा सेकंड ईयर में पढ़ने के लिए, जब हम लोग मलेरिया पढ़ेंगे तो बहुत खतरनाक बीमारी है मलेरिया। मलेरिया से मृत्यु तक हो सकती है। ठीक है, तो वो प्लाज्मोडियम क्या है? एक जीव है। उस प्लाज्मोडियम को फिलहाल हम यही पढ़ेंगे।
किसमें जानते हो? परजीवी प्रोटिस्ट है ना, तो परजीवी प्रोटिस्ट में क्या लिखवाया है? प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ में आता है कौन? प्लाज्मोडियम। तो वहां पे जो पढ़ेंगे ना वो प्लाज्मोडियम एक जीव होगा, यहाँ पर प्लाज्मोडियम कोई जीव नहीं है, क्या है? इस संरचना का नाम दिया गया है प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो ये वो वाला प्लाज्मोडियम वाला जीव नहीं है, ठीक ना। अभी आएगा प्लाज्मोडियम, तुरंत पढ़ेंगे हम लोग कल, ठीक है। तो वो जो प्लाज्मोडियम पढ़ेंगे वो क्या होगा? एक जीव होगा, ठीक है। कौन सा जीव होगा? प्रोटोजोआ होगा। और वो प्रोटोजोआ जो है आपका प्लाज्मोडियम, वो कहाँ मिलेगा? तो मादा एनाफ्रीज मच्छर के लार में मिलता है। और जैसे मादा एनाफ्रीज मच्छर काटती है, वो प्लाज्मोडियम हम लोग के शरीर के अंदर चला जाता है और अंदर जाके बस अपना कालाकांडी शुरू करता है। अब क्या करता है वो सब बाद में देखेंगे। फिलहाल याद रखिएगा कि ये वो प्लाज्मोडियम नहीं है, उस प्लाज्मोडियम जीव का नाम नहीं है, ये प्लाज्मोडियम जो है इस संरचना का नाम दिया गया। कैसी संरचना? कि जो नग्न जीव द्रव्य मिल रहा है, ये नग्न जीव द्रव्य कैसा है? बहु केंद्रकीय है। इस पूरी संरचना का नाम है क्या? प्लाज्मोडियम। खत्म करेंगे। अच्छा, अब पंख कवक को देख सकते हो, दिखता है, आसानी से दिखता है। कॉलोनी याद है क्या? कॉलोनी कौन बना रहा था? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया होता कैसा? एकल कोशिकीय। एकल कोशिकीय कभी आपको दिखाई देंगे ना, लेकिन फिर भी साइनोबैक्टीरिया दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि झुंड में मिलता है, और उसी झुंड को क्या बोला था? कॉलोनी बोला था। वैसे ही आपके अवपंख कवक भी होते हैं, कैसे? एकल कोशिकीय, जिसको आप अपनी नंगी आंख से तो नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी हमको आसानी से दिख जाते हैं। ये कैसे दिख जाते हैं? क्योंकि ये भी मिलते हैं क्या? समूह में मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, अनुकूल और प्रतिकूल माने क्या होता है? अनुकूल और प्रतिकूल नहीं समझते हो? अनुकूल और प्रतिकूल देखो कि जब वातावरणीय परिस्थिति हमारे लिए सही है ना, सब कुछ हमें पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, तब क्या कहेंगे उसको? अनुकूल। अनुकूल माने कि भैया भोजन पानी सब कुछ मिल रहा है, वातावरण की परिस्थिति सही है, जितना वायु चाहिए उतना वायु मिल रहा है, जैसा तापमान चाहिए वैसा तापमान मिल रहा है, सब कुछ बराबर मिल रहा है, तब ऐसी परिस्थिति को क्या कहेंगे? अनुकूल। जो जो हमें चाहिए वो सब कुछ मिल रहा है तो क्या कहें? अनुकूल। और दूसरा आएगा क्या? एगो प्रतिकूल। अब प्रतिकूल में क्या होता है भाई कि जो जो चीजें हमें चाहिए वो नहीं मिल रहा है, सब उसका क्या मिलेगा? उल्टा मिलेगा, ठीक है। या फिर जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, वो क्या कहलाएगा? प्रतिकूल। अब प्रतिकूल माने समझ लो, जैसे अभी हमारे शरीर के लिए जो मैक्सिमम टेम्परेचर है बाहर का वातावरण का, वो नॉर्मली 50-55 तक झेल सकता है, ठीक है। हालांकि 50-55 ही हमारे लिए क्या है? प्रतिकूल है। लेकिन अगर हम समझने के लिए कह दें कि हमारा शरीर जो है वातावरणीय तापमान कितना झेल सकता है, तो 50-55, ठीक है। अब इससे ज्यादा होगा तो जल जाओगे कि नहीं जल जाओगे पता नहीं, लेकिन आपकी त्वचा कहीं ना कहीं खराब होने लगेगी, ठीक है। त्वचा की कोशिकाएं मृत होने लगेंगी। आपके त्वचा में जो कोशिका है, क्या उस कोशिका में केंद्रक है? क्या उस केंद्रक के अंदर गुणसूत्र है? ठीक है, वो गुणसूत्र खराब होने लगेंगे। तो कुल मिला जुला कर वो स्थिति क्या हो जाएगी? हमारे लिए प्रतिकूल हो जाएगी। ठंडा लगभग हम अपने क्षेत्र में कितना बर्दाश्त करते हैं? 14 डिग्री 15 डिग्री, ठीक है। और माइनस में चला जाए तब हमारे लिए क्या हो जाएगा? प्रतिकूल हो जाएगा। दिन भर में क्या करते हैं? 2 बार 3 बार भोजन कर लेते हैं, चलो ठीक है, क्या है हमारे लिए? अनुकूल है। जबरदस्ती 10 बार भोजन मिले क्या होगा? एक को बार ना मिले वो भी क्या होगा? तो बात समझ में आ रही है कि जो आवश्यकता है, यदि हमारी आवश्यकता पूरी नहीं होगी तो उसको क्या कहेंगे? प्रतिकूल। और यदि जो जो आवश्यकता है वो हमारी पूरी हो जा रही है तो क्या कहलाएगा? अनुकूल, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि जो हमारा ये अवपंख कवक है, ये अवपंख कवक, एक अवपंख कवक आपको दिखा चुके हैं जीव द्रव्य के रूप में, अभी अभी आपने देखा है, तो वो मान के चलिए क्या था? आपका एक अवपंख कवक था। अब हम देखते हैं कि अवपंख कवक को यदि कैसी परिस्थिति मिल रही है? अनुकूल, तब क्या करता है? प्रतिकूल मिलता है तब क्या करता है? ये देखो, एक अवपंख कवक, 2 3 4 5 6, ठीक है। अब सबके अंदर क्या मिलेगा? जीव द्रव्य मिलेगा क्या? और क्या मिलेगा? बहुत सारा केंद्रक, ठीक है। जब इनको क्या मिल रहा है? अनुकूल परिस्थिति, यानी कि भोजन पानी सब कुछ एकदम पर्याप्त मिल रहा है, इन लोगों का बहुत बढ़िया घनिष्ठता होता है, ये सब एक दूसरे के नजदीक आ जाएगा, सब चारों तरफ से एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, सब एक दूसरे के संपर्क में आ जाएगा।
कब आएगा संपर्क में? अनुकूल परिस्थिति में। तब आप इसको देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे? यानी कि जब आप देख पा रहे हो अवपंक कवक को, इसका मतलब हुआ अवपंक कवक किस स्थिति में है? अनुकूल स्थिति या परिस्थिति में है, तो अभी आप देख पा रहे हो। यानी कि इनको भोजन पानी सब कुछ एकदम बराबर मिल रहा है। तो सीधा सा यहाँ पे एक स्टेटमेंट क्या कि जब अवपंक कवक अनुकूल परिस्थिति में होते हैं, और वास्तविक में होते कैसे हैं? ये एकल कोशिकीय, लेकिन अनुकूल परिस्थिति होने के कारण ये सारे के सारे एकल कोशिकीय एक समूह में आ जाते हैं, जिस कारण से ये हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, ये हो गई क्या? अनुकूल परिस्थिति। अभी देखो प्रतिकूल। असली मजा प्रतिकूल पढ़ने में। देखिए ये एक अवपंक कवक, इसके अंदर कोशिका द्रव्य और बहुत सारा केंद्र। ठीक है, अब प्रतिकूल परिस्थिति होगी तो क्या करेगा? सब सटेगा एक दूसरे से, सब दूर दूर भाग जाएगा, है ना। मान लो कि हमने कह दिया कि अभी तक ये अनुकूल परिस्थिति थी, अनुकूल में क्या होगा? सब एक दूसरे के संपर्क में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ऐसे ही क्या हो जाएगा? ये प्रतिकूल हो जाएगा। ठीक है, प्रति अनुकूल या प्रतिकूल, तो अब क्या हो जाएगा? सब एक दूसरे से दूर दूर भाग जाएगा। और दूर दूर भाग गया तो चलो हमने यहाँ पर एक लेकर के देख लिया है, अब क्या कर रहा है? अब बताओ कि बाहर तापमान बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्या करोगे आप? बाहर निकलना चाहोगे क्या? नहीं ना। आपके घर में एकदम भोजन कम हो चुका है, एकदम भोजन कम है, क्या करोगे आप? मेहनत करोगे कि चुपचाप बैठे रहोगे? मेहनत करेंगे, ताकि जो भी हमारे पास ऊर्जा बचा है वो भी खत्म हो जाए। हमने क्या बोला कि एकदम आपके आसपास कुछ खाने पीने के लिए ना है, पूरा संसार एकदम भ्रष्ट हो चुका है, कुछ नहीं बचा है खाने के लिए कहीं भी। ठीक है, मान लो कि आपको भोजन वगैरह कुछ ना मिलेगा, ना तो पानी मिलेगा ना भोजन मिलेगा। ठीक है, अब आपके अंदर जो आपने खाया पिया है वही बचा हुआ है, तब आप दौड़ भाग करके वो भी अपना एनर्जी खत्म करोगे कि बचा के रखोगे? बचा के रखेंगे ना। और अच्छा देखो, यही तरीका अपनाते हैं कौन? बर्फीले सतह पर या बर्फीले स्थान पर मिलने वाले जो जीव होते हैं वहां के ना, जैसे आपका भालू है ना, बर्फीला भालू। ठीक है, जो बर्फ वाले एरिया में रहता, क्या होता है कि जब ज्यादा बर्फ पड़ने लगता है ना, क्या करेगा? वो हाइबरनेट कर जाएगा। हाइबरनेट माने बर्फ का गड्ढा बनाएगा, घुस जाएगा उसमें, और 2-4 महीना उसी में रहेगा मस्त एकदम। कारण कि बाहर का तापमान क्या है? बहुत कम हो गया है, ठंडा हो गया है, वो बाहर निकलेगा तो मर जाएगा, उसको भोजन पानी कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि चारों तरफ क्या है? बर्फ ही बर्फ है। उससे पहले जितना उसको भरपेट खाना था, भरपेट खा के सो जाता है। बरसात में मेढक दिखाई देता है, अब बरसात से पहले कहाँ गया? अरे बुड़बके हो एकदम, बुड़बक। तुमको अगर एक टैग देना तो बुड़बकों की सरदारनी हो, तो बढ़िया से खिलाओ पिलाओ उसको। ठीक है, तो क्या होता है? मेढक भी क्या हो जाता है? हाइबरनेट कर जाता है। हाइबरनेट कहने का मतलब क्या होता है कि जब उसके लिए प्रतिकूल परिस्थिति आ गई है, अभी तापमान इतना ज्यादा गर्म है ना, मेढक एको नहीं दिखाई देगा। क्या करेगा? वो मिट्टी में गड्ढा बना के मिट्टी में जाकर के अंदर ही अंदर चिपक जाएगा, और 2-3 महीना उसी में मस्त एकदम रहेगा। तो क्या कर रहा है कि उसके शरीर की जो क्रियाकलाप है उसको क्या कर दिया? वो कम कर दिया, है ना। अपने शरीर के उपापचय क्रियाओं को कर दिया उसने कम। अब कर दिया कम तो क्या होगा कि एक ही बार भोजन जो किया है ना, वो एक ही बार 2-4-6 महीना रह सकता है। यदि हमारे ही शरीर की उपापचय क्रियाएं कम हो जाएं, अभी सोचो कि आपको यदि यदि भूख लगती है, इसका मतलब क्या है कि आपके शरीर में उपापचय क्रियाएं बहुत तेजी से चल रही है, आपके शरीर में पाचन का काम बहुत तेजी से चल रहा है, तत्पश्चात आपको क्या हो जाता है? भूख लग जाता है। और यदि हमारे शरीर का उपापचय क्रिया क्या कर दिया जाएगा? कम कर दिया जाएगा, तो हमको भूख लगना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। हमारे शरीर में जो ऊर्जा बची है ना, मान लो कि 10 को कैलोरी अगर ऊर्जा है, 10 कैलोरी ऊर्जा है, ये 10 कैलोरी ऊर्जा 10 दिन चल सकती है। ठीक है, तो यदि हमारे शरीर की उपापचय क्रिया को कम कर दिया जाए, हमें शांत कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? ये हमारा शरीर तो जिंदा रहेगा, लेकिन हमारे शरीर में ज्यादा ऊर्जा की कोई खास आवश्यकता। कोमा में सुने हो कि कोमा में कोई ले गया, अब कोमा में गया है तो 2 दिन के लिए भी जा सकता है, 2 महीना के लिए भी, 2 साल के लिए भी, तो अब वो कोमा की अवस्था में भोजन थोड़ी करता है। उसके शरीर की एक एक कोशिका जिंदा है, लेकिन उसके शरीर में होने वाली जो उपापचय क्रियाएं थी वो क्या हो गई है? कम हो गई है। इसलिए उसे ज्यादा ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना ऊर्जा उसको चाहिए उसको इंजेक्शन दवाई से दे दिया जाता है। अरे बाबू, तू अपना शरीर ना एकदम काम करना बंद करा दो एकदम। अच्छा ये बताओ कि सुतला में सुतले रहते हो तो भूख लगता है? कबो कबो लग गया, देखो बात की बात है, लेकिन सोए सोए कभी भूख लगता है? नहीं, कारण कि हमारा शरीर एकदम शांत बैठा हुआ है, ज्यादा ऊर्जा खर्च नहीं कर रहा है। दिन में भूख लगता है क्योंकि आप क्या कर रहे हो? ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा को खपत कर रहे हो। तो जब ज्यादा ऊर्जा की खपत होगी तो आपका शरीर भी क्या मांगेगा? भोजन मांगेगा कि नहीं मांगेगा? चलिए अब यहाँ पर आइए जरा,
कि हमने कहा कि प्रतिकूल परिस्थिति आ गई, अब इसके अंदर जितना भोजन पानी पड़ा हुआ है इतने में ही इसको काम चलाना है। क्यों? क्योंकि कैसी परिस्थिति है? प्रतिकूल। अब प्रतिकूल का मतलब सब कुछ का क्या हो जाएगा? अभाव हो जाएगा, हर चीज की कमी हो जाएगी। अब कमी हो जाएगी, जो भोजन पानी इसके पास पड़ा है इतना में ही इसको काम चलाना है, तो अब जानते हो ये क्या करेगा? देखो क्या कर रहा है। क्या इसने अपने शरीर को सिकोड़ लिया क्या है? तो इसने जब अपने शरीर को सिकोड़ लिया, सिकोड़ने के बाद जो ये संरचना दिख रही है इसको कहा जाता है फलन काय। ठीक है, क्या बोला कि अवपंक कवक जब प्रतिकूल परिस्थिति में रहता है, यानी कि इसको भोजन पानी हर एक चीज का क्या हो जाता है? अभाव हो जाता है। ऐसी स्थिति में ये अपने शरीर को सिकोड़ लेता है, अपने आकार को छोटा कर लेता है। छोटा कर लिया, ठीक है, तो ये जो छोटा वाला संरचना है इसी को क्या नाम दिया है हमने? फलन काय। अब इस फलन काय के अंदर क्या होगा भाई? तो जो भी सब कुछ मिल रहा है, कोशिका द्रव्य, उसके बाद जो इसका केंद्रक है, सब इसी के अंदर होगा। ठीक है, मैं एक फलन काय को थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं, दिमाग में रखना कि फलन काय जो होगा वो क्या होगा? इससे छोटा होगा। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा इसको बड़ा करके देखते हैं हम लोग। ये वही है, फलन काय ही है, लेकिन बस केवल इसको बड़ा करके हम समझना है हमें। चलिए देखिए, ये फलन काय है, बस हमने इसको क्या दिखाया है? बड़ा दिखाया है, लेकिन है कौन? एक्चुअल में यही वाला फलन काय है। फलन काय कब बना? कि जब प्रतिकूल परिस्थिति आ गई, भोजन पानी का अभाव हो गया। किसको? अवपंक कवक को इसने अपने शरीर को क्या कर लिया? सिकोड़ लिया, आकार इसका छोटा कर लिया। क्या नाम दे दिया इसको? फलन काय। अब इस फलन काय को जब हम बड़ा करके देखेंगे तो आगे कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी क्या करेगा देखिएगा। अब बताओ कि ये यूकैरियोटिक कोशिका है कि प्रोकैरियोटिक है? यूकैरियोटिक है। क्या इसके अंदर और भी कोशिकांग होंगे कि नहीं होंगे? अंतःद्रव्य जालिका होगी, बिल्कुल होगी अंतःद्रव्य जालिका। और ये अंतःद्रव्य जालिका क्या कर रही है? देखो, लाल वाला कौन है? इसका केंद्रक है। सबसे पहले काम किसने किया? तो अंतःद्रव्य जालिका ने। अंतःद्रव्य जालिका ने देखो क्या किया कि इसके केंद्रक के बाहर कोशिका झिल्ली का निर्माण कर दिया। हाँ हाँ हाँ, देखो केंद्रक के बाहर, यानी कहने का मतलब केंद्रक के ऊपर। ये सब काम कब हो रहा है? प्रतिकूल परिस्थिति में हो रहा है। ठीक है, जो इसमें बहुत सारा केंद्रक मिल रहा था, उस बहुत सारे केंद्रक के ऊपर किसका निर्माण हो गया है? कोशिका झिल्ली का। और इस कोशिका झिल्ली का निर्माण किसने किया? अब क्या बन गया? कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति को बनाने की जिम्मेदारी किसकी है पता है? गोल्जी काय। कहा देखा जाए, यहाँ तक देखो तो क्या हुआ कि अवपंक कवक था, इसके साथ कैसी परिस्थिति आ गई? प्रतिकूल। भोजन पानी सब कुछ का क्या हो गया? हो गया। अब इसके अंदर जितना भोजन पानी पड़ा था इसी में इसको अपना जीवन बिताना था। कब तक? जब तक वापस कैसी परिस्थिति ना आ जाए? अनुकूल परिस्थिति ना आ जाए। ठीक है, जब तक अनुकूल नहीं आया, मतलब कैसी परिस्थिति में? इसने अपने शरीर को सिकोड़ के कर लिया। ठीक है, अब मान लो इतना बड़ा शरीर है हमारा, इतना बड़ा शरीर है, कुछ घिसते रहते हैं हम, दूध भर खाते हैं। एक छोटा सा बच्चा अभी दूध पे चलता है ना, वो जाहिर सी बात है कि आकार छोटा रहेगा तो भोजन कम चाहिए, आकार बड़ा रहेगा तो भोजन ज्यादा चाहिए। तो सबसे पहला बात पता चला कि इसने आकार अपना छोटा काहे किया? क्योंकि जाहिर सी बात है भोजन इसको कम चाहिए। ऐसा बाद में भोजन का अभाव है, जितना है उतने में इसके क्या बना लिया इसने? फलन काय। अब फलन काय में क्या मिल रहा है? कोशिका द्रव्य, केंद्रक और इसके कोशिकांग। इसको बढ़ा करके जब हमने देखा तो इसके अंदर जो बहुत सारे केंद्रक मिल रहे थे, इसके केंद्रक के ऊपर कोशिका झिल्ली का निर्माण कर दिया। किसने निर्माण कर दिया? अंतःद्रव्य जालिका ने।
अब उस कोशिका झिल्ली के ऊपर किसका निर्माण हुआ? भित्ति का। इसका निर्माण किसने किया? कोशिका ने। अब क्या ये वो अलग अलग संरचना बन गया क्या? अब इस संरचना का नाम है, इस पूरी संरचना का नाम है बीजाणु। ठीक है, क्या बोला? बीजाणु। स्पोर कहते हैं। आगे चल के आएगा एक प्रक्रिया पढ़ेंगे हम लोग, बीजाणु जनन। उसे बीजाणु जनन ये चीजें वापस रिपीट होंगी। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? अब आगे बढ़े, इसको मिटा दें। अभी कुछ ना कुछ खत्म कर लेते उसके बाद चलो यहीं पे दिखा देते। ये नीचे आ रहा है ना? ठीक है, चलो देखो अभी तक कैसी परिस्थिति है? अनुकूल की प्रतिकूल? प्रतिकूल। अब मान लिया जाए कि धीरे धीरे ये प्रतिकूल परिस्थिति में परिवर्तित हो रहा है, यानी कि अब इसको कैसा परिस्थिति मिल रहा है? अनुकूल। तब अनुकूल होगा ना, तो बाहर ये जो आवरण दिख रहा है ना फलन काय, बाहर कौन है? ये फलन काय। अब ये जो होगा ये क्या हो जाएगा? फलन काय फट जाएगा। फलन काय, ये फलन काय का हो गया? फट गया। अब फट गया तो क्या हो जाएगा? एक और बीजाणु बाहर आ जाएगा क्या? कौन बतिया रहा है? ये देखो आएगा तो सवाल और पूछिए तो घबरा जाओगे सब, समझे? तो ध्यान से सुना करो। तो अभी कौन आ गया? बीजाणु। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि फलन काय के फटने से बीजाणु क्या हो चुके हैं? मुक्त हो चुके हैं। ठीक है, अब ये बीजाणु जहां जहां जाएगा, यदि इसको अनुकूल परिस्थिति मिली, भोजन पानी मिला, तो ये सब कुछ क्या करेगा? धीरे धीरे इसका कोशिका भित्ति फट जाएगा। ठीक है, ये कोशिका भित्ति इसका नष्ट हो गया। क्या बच गया अंदर? कोशिका झिल्ली। अभी कोशिका झिल्ली आकार में क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कोशिका धीरे धीरे विकसित होने लगेगी। ये हो गया कौन? कोशिका झिल्ली। और धीरे धीरे इसके अंदर किसका निर्माण हो जाएगा? कोशिका द्रव्य का। इसके अंदर कौन को केंद्रक है? अभी ये को केंद्रक क्या करेगा? अपना विभाजन करेगा, बहुत सारे केंद्रक का निर्माण करेगा। क्या वापस इसके जैसी संरचना होगी? वापस मैं इसको क्या कह सकता हूँ? तो या आप इस तरीके से कह सकते हो कि ये अवपंक कवक का एक जीवन काल भी कह सकते हो। अवपंक कवक जो है ऐसे अपना जीवन यापन करता है कि जब प्रतिकूल परिस्थिति होगी तो कहीं ना कहीं अपने आप को सिकोड़ लेगा। सिकोड़ने के बाद इसके अंदर जो केंद्रक है उस पर आवरण चढ़ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि केंद्रक जो है ना इसके अगले पीढ़ी को ला रहा है कि नहीं ला रहा है ना? अब इसके अंदर अगर 50 गो केंद्रक होगा तो अगली बार में जब इसके साथ प्रतिकूल परिस्थिति आएगी तो आगे चल के कितने बीजाणुओं का निर्माण करेगा? ये 50 बीजाणु का निर्माण करेगा। और आगे 50 बीजाणु में से प्रत्येक बीजाणु क्या करेगा? एक अवपंक कवक का निर्माण करेगा कि नहीं करेगा? यानी कि इसका जनन हो रहा है कि नहीं? ऐसी प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग का बीजाणु जनन। ठीक है, और यदि अनुकूल परिस्थिति हो तो सब लोग क्या हो जाएगा? एक संग आएगा, मिल बांट के खाएगा, है ना? जब भी भोजन नहीं मिल रहा है तो सब अलग अलग हो जाएगा और अपना अपना घर स्वयं संभालना चालू। बात पल्ले पड़ी?